तो नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे और अनुच्छेदों पर ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर इससे पहले वाली 2 क्लास आपने नहीं देखी हैं, उनके नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में से उन क्लासेज को देख सकते हैं। ओके, मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ओके, आज की इस क्लास में हम आर्टिकल 109 से लेकर आर्टिकल 189 तक कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ओके, तो बात करें आर्टिकल 109 की। आर्टिकल 109 किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा धन विधेयक विनियमन के संबंध में प्रक्रिया। किसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 109 में? धन विधेयक से संबंधित विनियमन के संबंध में प्रक्रिया। ठीक है। यहीं पर आर्टिकल 110 की बात की जाए तो आर्टिकल 110 बताता है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 और धन विधेयक से संबंधित जो प्रक्रिया होती है वो है आर्टिकल 109 में। ठीक है। बात करें आर्टिकल 111 की। देखिए, आर्टिकल 111 बताता है विधेयकों पर राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों के बारे में। विधेयकों पर राष्ट्रपति की विशेष शक्तियों के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 111 में। ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है अनुच्छेद 112, किससे संबंधित है? आपके संघीय बजट से, यानी केंद्रीय बजट या संघीय बजट आप बोल सकते हैं इसे। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 117। यह आर्टिकल 117 आपके वित्तीय विधेयक से संबंधित है। किससे? वित्तीय विधेयक से। ठीक है। ये जो विधेयक होते हैं ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर विधेयकों से संबंधित यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना, तो मैंने एक महत्वपूर्ण आर्टिकल ले रखा है यहाँ पर विधेयकों से संबंधित आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है ये? तो आपका आंसर होगा संशोधन विधेयक से। आर्टिकल 368 में संशोधन विधेयक की प्रावधान किया गया है। ओके, कि संशोधन अनुच्छेद अपने संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 123 की। तो आर्टिकल 123 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी कितने समय के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर 6 महीने का अध्यादेश जारी हो सकता है। ठीक है। बात करें आर्टिकल 124 की। तो आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल 125 की बात की जाए तो ये आर्टिकल 125 बताता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना, उनके वेतन और भत्तों के बारे में। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 125। ओके। यहीं पर बात की जाए अनुच्छेद 129 की। तो अनुच्छेद 129 कहता है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये एक अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय कैसा न्यायालय होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। ओके। अभिलेख न्यायालय क्या होता है इनके बारे में इतनी डेप्थ में जानकारी नहीं लेनी, क्योंकि कांस्टेबल में इतने डेप्थ में जाकर नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। बात करें आर्टिकल 143 यानी अनुच्छेद 143 किसका प्रावधान करता है? तो आपका आंसर होगा जो अपने राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति को अगर ज़रूरत पड़ सकती है सलाह लेने की, तो वो किन से सलाह लेंगे? तो आपका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श या सलाह ले सकते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है। अब बात करें आर्टिकल 148। तो आर्टिकल 148 बताता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है। ये प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलता है आपको परीक्षाओं में, अगर आप मॉक लगा रहे होंगे तो भी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 ये बताता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल हो, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है। अगर बात करें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर होगा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो। अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 किसका प्रावधान करता है? तो आपका आंसर होगा राज्यपाल के कार्यकाल का। और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अब ऐसा नहीं है कि इसका ये कार्यकाल कोई व्यक्ति एक बार राज्यपाल बन गया तो 5 साल ही उसे काम करना पड़े। वो 2 साल भी काम कर सकता है, 3 साल भी काम कर सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल जो है ना,
ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब भी चाहे ना राज्यपाल को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 159। ये बताता है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 159 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 161। देखिए, मैं आपसे फिर बता दूं कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही करा रहा हूं जहां से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी आपके प्रश्न पूछे जाने की। ऐसे तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन हमें अपने एग्जाम को टारगेट करके पढ़ना चाहिए। ठीक है। बात करें अनुच्छेद 161 की, तो ये प्रावधान करता है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ और राष्ट्रपति जी की क्षमादान शक्तियाँ कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 72। ओके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 बताता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 164 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 165। ये बताता है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका आंसर होगा राज्यपाल। ठीक है। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य का प्रथम विधि कानून होता है। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 बताता है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल किनसे मिलकर बना होता है? देखिए, 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानमंडल, विधान परिषद और राज्यपाल हैं। बस 6 राज्य। ठीक है, जिसमें हमारा यूपी भी आता है। ओके। उसके बाद है आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 प्रावधान करता है किसका? कि विधान परिषद का गठन और विघटन किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। यानी विधान परिषद बनाई किस किस द्वारा जा सकती है? संसद के द्वारा। और इसका विघटन यानी इसे बिगाड़ा भी किसके द्वारा जा सकता है? संसद के द्वारा। ये किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 169 यानी 169 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 170। देखिए, अनुच्छेद 170 बताता है विधानसभा की संरचना के बारे में। ठीक है। विधानसभा को ही निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसमें मिनिमम सदस्य अगर देखे जाएँ तो 60 होते हैं और मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। उसके बाद है विधान परिषद। आर्टिकल 171 बताता है किसके बारे में? विधान परिषद की संरचना के बारे में। विधान परिषद की संरचना के बारे में आर्टिकल 171 में प्रावधान किया गया है। और विधान परिषद होती है ना, ये उच्च सदन होता है। जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, ऐसे ही विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होती हैं। संसद में राज्यसभा उच्च सदन होता है, यहाँ पर विधान परिषद उच्च सदन होता है। ठीक है। इसमें मिनिमम सदस्य की पूछे जाए तो 40 होते हैं और मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं? इसका आंसर आप कम करके बताएंगे। ओके। यूपी की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? अगर आपको ये क्लासेज करनी है तो मैंने यूपी की बहुत सारी क्लासेज करा रखी हैं यूपी जीके की। एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से यूपी जीके कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 172। आर्टिकल 172 बताता है आपके विधानमंडल के कार्यकाल के बारे में। विधानमंडल का कार्यकाल तो क्या, विधानमंडल से मतलब है विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 178। आर्टिकल 178 बताता है विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ऐसे ही जो संसद का लोकसभा होता है ना, संसद का लोकसभा, उसमें बताया गया है आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 93 बताता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। तो ये 18वीं लोकसभा है ना, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपका आंसर होगा ओम बिरला जी। और ये दूसरी बार लगातार अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 179 यानी 179। ये प्रावधान करता है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो एक दूसरे को। यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 189 यानी 189। ये बताता है कि विधानमंडल की गणपूर्ति कितने % पर होती है?
तो आपका आंसर होगा 10% पर, या आप बोल सकते हैं 1/10 सदस्य पर। ठीक है, तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई किसी भी पंच एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आर्टिकल का प्रश्न पूछा गया तो इतने जितने मैं आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल करा रहा हूँ ना, इनसे बाहर आपका एक भी आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।